नवंबर मंथ के अगले वीक के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। पिछले सारे वीडियोस आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप ज़रूर देख लीजिएगा। ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें कहाँ से कवर करनी है, क्या करनी है, अनअकैडमी के साथ जुड़कर आप कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। आप कोई भी बैच, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बायलिंगुअल, जहाँ से जिन शिक्षक से जितना समझ आ रहा है आप उतना पूरा पढ़ सकते हैं। लाइव क्लास ले सकते हैं, मान लीजिए लाइव मिस हो गई तो रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल रहेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहेंगी। नीचे लिंक मिल जाएगी आपको सब्सक्रिप्शन के, डिस्काउंट कोड SGYT10, इसमें आप अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। अभी आपको पता होगा एक न्यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा चल रही थी। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो कोडो मिलेट है, ये इसको खाकर हाथियों की कुछ जान चली गई और काफ़ी बीमार हो गए। तो बाद में जब पता लगता है तो काफ़ी कुछ उसमें टॉक्सिन्स वगैरह ऐसे निकले, तो उसको लेकर थोड़ा सा न्यूज़ में चीज़ें काफ़ी आती गई। इंडियन एक्सप्रेस में भी एक आर्टिकल आया था, आपने पढ़ा होगा। तो कोडो मिलेट, या आपको और भी पढ़ना हो तो मिलेट्स का एक वीडियो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, मिलेट्स बाय सुदर्शन गुर्जर, तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हुआ कि एक्चुअल में वहाँ पर बात थी कि इस कोडो मिलेट में, इस अनाज में माइकोटॉक्सिन्स पाए गए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कल को इस तरह से क्वेश्चन भी बना सकते हैं, या कल को ऐसा भी इसको लेकर भी बात कर सकता है कि साइक्लोपिएजोनिक एसिड क्या है। तो एक्चुअल में ये तत्व जो है पाया गया इन कोडो मिलेट्स में, और इसके अंतर्गत आप कह सकते हो कि कोडो पॉइजनिंग भी जिसे हम कहते हैं। तो कल को ये भी पूछ सकता है कि कोई मिलेट्स में कोई पॉइजनिंग मिलती है क्या, तो अपने को पता हो, ये नाम अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, इससे काफ़ी कुछ हेल्थ मतलब जितने भी इम्पैक्ट हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि अब ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनिमल्स को तो बहुत ज़्यादा अपने आप में मतलब नुकसान हो गया था। तो एक ये आर्टिकल भी इसमें था जिसमें मैंने बताया ये साइक्लोपिएजोनिक एसिड, उसकी टॉक्सिसिटी कंपैरेटिवली आपको बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में इसमें एक चीज़ और थी कि ये जो क्रॉप्स हैं कोडो मिलेट, इसमें फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन के साथ साथ इसके साथ साथ इसमें आपको बैक्टीरियल, वायरल सारे इन्फेक्शंस जो हैं वो साथ में देखने को मिलेंगे। तो टोटल ऐसा नहीं है कल को कोई बोले कि कोडो में सिर्फ फंगल इन्फेक्शन ही होता है, इसमें सब लिखा हुआ है प्रॉपर कि रिसर्च जो साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिसर्च ये कह रहा है कि कोडो मिलेट जो है वो फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, वायरल सब हो सकता है इसमें। और इसमें एक एर्गॉट करके पैरासाइटिक फंगल एंडोफाइट पाया जाता है, वो अपने आप में इन्हीं कोडो में डेवलप होता है और फिर एक तरह से पॉइजनिंग वगैरह का भी निर्माण कर रहा होता है। तो एर्गॉट शब्द याद रख लेना, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल सब इन्फेक्शन हो सकता है। साइक्लोपेजोनिक एसिड टॉक्सिसिटी के लिए भी जो है कोडुआ पॉइजनिंग भी इसे हम कह सकते हैं। तो ये सारा कंटेंट न्यूज़पेपर में था जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में अभी क्या हुआ था कि स्पेन में बहुत तेज़ बारिश हुई थी, बाढ़ वगैरह आ गई थी। तो एनुअल वेदर पैटर्न्स में ये चीज़ देखी गई कि काफ़ी तेज़ वर्षा थी, तो वहाँ पर उस चीज़ को बोला गया गोटा फ्रिया और दाना। ठीक है, अब ये गोटा फ्रिया जो है कई बार नहीं समझ आता, तो इसका मतलब एक्चुअल में कोल्ड ड्रॉप होता है, मतलब टेम्परेचर में कंपेरेटिवली कमी आना, जो कि उसके कारण काफ़ी तेज़ वर्षा भी देखने को मिली थी। अब वो क्या है तो बताता हूँ मैं। एक्चुअल में इसको दाना भी बोला जाता है, डिप्रेशन इजलादा एज निवेलिस अल्टोस, इस तरह से ये नाम आपको, लेकिन इसको अपने घरेलू भाषा में ही बोल लो, वही बहुत है। आइसोलेटेड डिप्रेशंस एट हाई एल्टीट्यूड्स, अधिक ऊंचाई के क्षेत्रों पे डिप्रेशंस अक्सर लो प्रेशर सिस्टम्स होते हैं। लो प्रेशर मतलब जहाँ पर कंपेरेटिवली हवा राइज कर रही हो, रेनफॉल के चांसेस हों। निम्न वायुदाब कब होता है? जब हवा राइज करती है। तो डिप्रेशन वर्ड तब यूज़ किया जाता है, गर्त हिंदी में कह सकते हैं। तो अक्सर क्या हुआ कि मेडिटेरेनियन के आसपास वाले रीजन में, वहीं स्पेन भी है, तो उन रीजन्स में ठंडी हवा जब नीचे आई, तो नीचे जब कोई भी हवा आती है, बैठती है, तो कंप्रेस होती है, तो गर्म होने लगती है धीरे धीरे। तो वो पानी के आसपास जब पहुँचेगी तो वो मॉइस्चर क्रिएट होगा और फिर धीरे से रेनफॉल वगैरह के, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि लोकल वेदर चेंजेस भी थे ये, और अपने आप में एक तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण मतलब वेदर पैटर्न हुआ, जिसके कारण काफ़ी इम्पैक्ट भी हुआ वहाँ पे। तो थोड़ा सा ये हेडिंग वगैरह पढ़ के रखना है कि मतलब ये दाना वगैरह शब्द क्या है, एकदम पहली बार पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता। बाकी इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मेडिटेरेनियन वाला जो रीजन है उस जगहों पर ये स्पेशली देखा गया था। बाकी इस फिनोमेना ज़्यादा इतना कोई अभी काम का अपने लिए है नहीं, बस वो शब्दावलियों को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जो G20 का जो ग्रुप है, उनके द्वारा भी एक डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप चलता है सर। ठीक है, इसकी मीटिंग ब्राज़ील में हुई थी। ये कंटेंट में सिर्फ एक मात्र 2 कारणों से लाया हूँ, मतलब
मेनली 2 कारणों से। पहला कि प्रीलिम्स में कभी कभी हो सकता है कि डायरेक्ट पूछ ले डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप, आपदा प्रबंधन की निम्नीकरण करने के लिए, कमी लाने के लिए कौन सा काम, मतलब जो एक ग्रुप है वो किसके तो कौन कर रहा है, वो कौन है, किसके अंतर्गत है। तो G20 को अपने को याद रखना, इसमें भारत ने पार्टिसिपेशन लिया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मेंस में आप डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर कुछ भी कंटेंट लिखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि आप रिसेंट कोई इस तरह का डेटा लिखें। अब इनका जो ग्रुप था, इनकी मीटिंग जो हुई उसमें मेन बात यही थी कि भाई किसी भी तरीके से हम लोगों को डिज़ास्टर की जो रिस्क है उसको कम करना है, जो जोखिम है उसको कम करना है, ठीक है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज उन देशों तक पहुंचना चाहिए जहां पर एक्चुअल में ज़रूरत है, क्योंकि बिना फाइनेंशियल कंडीशन के उसमें मतलब बहुत सारे मैनेज नहीं हो सकती हैं चीज़ें। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है आपको, सारी चीज़ें क्रिएट करनी, तो इसके लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में इसका निर्माण 2023 में किया गया था, जब भारत की इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी थी उस दौरान, इसलिए इसको वैसे भी याद रखना है अपने को रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप के बारे में, ठीक है। तो और मेनली ये किन चीज़ों में काम करता है, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, फाइनेंसिंग को लेकर बात करना, डिज़ास्टर के बाद जो रिकवरी होती, रिहेबिलिटेशन, रिकन्स्ट्रक्शन, मतलब पुनः निर्माण करना और उनको जो है पुनः आवाज़ देना, और इसके बाद में नेचर बेस्ड हम लोग चीज़ों को देखें, मतलब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट ना करें कि जो वापस नेचर को ही प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी जो है, और एक प्रीलिम्स के लिए याद रख सकते हो सेंडाई फ्रेमवर्क का भी संबंध जो है डिजास्टर रिस्क से ही है, उसके रिडक्शन से ही है, ठीक है। इसके बाद में जो साइक्लोन दाना जो आया था, कहाँ आया था ज़रा कमेंट में बताओ, तो आपने काफ़ी पढ़ा होगा। वहाँ पे उस दौरान एक काफ़ी पेड़ न्यूज़ में रहा मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि उसके कारण एक पेड़ के जो फूल थे वो काफ़ी शेड हुए, और स्मेल क्या, फ्रेगनेंस वगैरह काफ़ी फैली थी उसकी। तो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल में से देख रहा था, तो मुझे लगा कि एटलीस्ट वो पेड़ के बारे में पता होना चाहिए। जब उसको आप थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे तो पता लगता है कि वो छटिम ट्री तो बोल ही रहे थे हम, इसको हम अल्स्तोनिया स्कॉलरिस कहते हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड ट्री के नाम से जाना जाता है, स्कॉलर ट्री के नाम से जाना जाता है, मिल्क वुड डेविल्स ट्री जाना जाता है, सप्तपर्णी बोला जाता है इसको, सप्तपर्णी भी बोला जाता है। ये एवरग्रीन ट्री है, ठीक है, ध्यान रखना। भारत, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, चाइना तक के क्षेत्रों में देखना है, ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलता है, गर्मी वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर। तो एक बेसिक जानकारी इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट मुझे इसे लगे। एक चीज़ और आपने को याद रखना है कि जो IUCN और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जी हाँ, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर जो है उसका, और IUCN के द्वारा, इन दोनों के द्वारा, ध्यान से देख लो, एक IUCN और एक यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर के द्वारा रिलीज़ की जाती है प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट का क्या काम है। मतलब बेसिकली सीधी सी बात वो ये कहना पहले तो ये याद रख लो कि भाई ये कौन देता है, ये रिपोर्ट कौन कवर करता है, ये सारी चीज़ें जो है अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब वो इस तरह से जो है पूछ सकता है कि ओवरऑल यदि हम बात करें कि जितने भी प्रोटेक्टेड मतलब ये कंजर्वेटेड जो एरियाज़ होते हैं, PCAs, प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरियाज़, तो अब पहले तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, कि प्रोटेक्टेड और PCA वर्ड कर को देखो, यहाँ पे PCA वर्ड बार बार मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व का मतलब क्या है पहले वो समझ लो। प्रोटेक्टेड मतलब जोग्राफिकली डिफाइंड एरियाज रेगुलेटेड एंड मैनेज टू अचीव स्पेसिफिक कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव, मतलब सीधी सी बात है जो प्रोटेक्ट कर लिए गए हों, ठीक है, मतलब प्रॉपर रेगुलेशन के साथ, ठीक है। अब उन बचे हुए जो एरियाज़ हैं वो कंजर्व्ड एरियाज़ हैं, जो कि मतलब इकोसिस्टम वगैरह आसपास लोकल कम्युनिटीज़ के लिए हम लोग बचाए। तो कुछ जो बड़े रेगुलेशन के साथ हैं और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वो कंजर्व्ड एरियाज़ के अंतर्गत हम लोग रख रहे हैं। तो ये आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इन्हीं मतलब सीधी सी बात है, आसपास के पूरे इकोसिस्टम को संभालने की बात हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा कंजर्व्ड एरियाज़ भी हैं और उनके आसपास वाले एरिया को भी लेकर हम बात कर रहे हैं। अब इनने कहा कि करीब करीब जो है इनकी जो मेन इस रिपोर्ट में पता लगा कि 17-18% ऐसे हैं जो टेरेस्ट्रियल और इनलैंड वाटर्स में जो है आपको PCS देखने को मिलेंगे। 8.4% जो है, तो ये कई बार परसेंटेज इतना ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि इस डेटा से हमें एक्चुअल चीज़ पता लग जाती है कि कितना हमने कंजर्व किया हुआ है और अभी कितनी ज़रूरत है। तो इतना ज़्यादा डिटेल में ये लोग भी कई बार नहीं जाते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन हाँ इतना पता हो कि रिपोर्ट वगैरह किसके द्वारा आती है तो भी अपना काम हो जाएगा, ठीक है। सो प्रोटेक्टेड एरियाज़ और कंजर्व्ड एरियाज़ दोनों चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। जोग्राफिकली डिफाइंड एज रेगुलेटेड एंड मैनेज टू अचीव द स्पेसिफिक कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव्स, और एरियाज आउटसाइड ऑफ प्रोटेक्टेड डेटा आर मैनेज टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम एंड लोकल वैल्यूज़।
अब आपने कई बार देखा होगा एकदम फॉरेस्ट एरिया दिख रहा है आपको, पर बीच में हम रास्ते में चल रहे होते हैं, तो वो ऐसा, इसका ये मतलब नहीं कि उसके पेड़ों को हम ख़राब कर दें, तोड़ दें, क्योंकि वो जंगल में नहीं है, तो ऐसा नहीं है, वो कंजर्व्ड हैं, उनको भी हमें बचाना होता है। फिर सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट ये बताती है कि हिमालयन जो ग्लेशियर है वो फैल रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जो ग्लेशियल लेक्स हैं मतलब बढ़ रहे हैं, वो फिर वही बात होती है, लैंडस्लाइड होने का डर रहता है, ग्लेशियल लेक आउटबस्ट होने की सिचुएशन बनती है, क्योंकि जितनी गर्मी बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्लाइमेट चेंज होगा, पिघलेंगे वो। ये कंटेंट में प्रीलिम्स से ज़्यादा मेंस के लिए आपके लिए लाया हूँ कि कल को हिमालयन इकोसिस्टम में कल को कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम इस तरह से लिख सकते हैं सेंट्रल वाटर कमीशन को लिंक करके एग्जाम में। तो लगभग ऐसे 67 लेक्स हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क है, मतलब 40% उनका जो सरफेस एरिया वो बढ़ रहा है। तो ये अपने आप में एक अलार्मिंग स्टेज है, जो कि आप आंसर राइटिंग वगैरह में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये कंटेंट आप लोग ध्यान रखना। ऐसे ही एक एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट भी आती है, वो कौन लाता है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसके पहले वाली जो रिपोर्ट थी वो याद रखना है अपने को, उसमें भी ये था, लेकिन IUCN भी जुड़ा, प्रोटेक्टेड प्लानट रिपोर्ट, ठीक है। और लिविंग प्लानट इंडेक्स कौन देता है ये बताओ मेरे को आप कमेंट में, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन, बताओ आप सोच क्या रहे हो कि कमेंट में लिखूँ कि नहीं लिखूँ, मैं देखूंगा, चेक करूँगा, दीजिए ज़रा आंसर। लिविंग प्लानट, जी हाँ, लिविंग प्लानट करके आपको बिल्कुल, तो ये प्रोटेक्टेड प्लानट एक लिविंग प्लानट करके क्या आएगा आपको, ऐसा वर्ड आपको मिलता है, वो बताओ कहाँ है। इंडेक्स, चलो, तो एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट क्या होती है, देखो भाई सीधी सी बात है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ बेसिक पता होना चाहिए इसका। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा तो ये चलो ठीक है रिलीज़ की जाती है, लेकिन अनुकूलन जिसे हम कहते हैं, अनुकूलन शब्द है एडाप्टेशन का मतलब, अब ये है क्या। हमको पता है कि हमें क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हम लोग कार्बन एमिशन कम कर रहे हैं, हम कोयले की चीज़ों को कम जला रहे हैं, हम ईंधन को, प्रदूषण को कम करने का हमेशा प्रयास कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट इस बात को बताती है कि कोई देश, जी हाँ, कितना बड़े स्तर पर अपने आप को एडजस्ट कर रहा है और तैयार कर रहा है आज की और भविष्य की क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को संभालने के लिए। मतलब एक तरह से एडाप्टेशन गैप, मतलब कितना और हमें करना है, कितना करना था, कितना एफर्ट लगाने थे और क्या है, तो ये गैप एक तरह से बताने का काम कर रहा है। तो एक्चुअल एडाप्टेशन मेजर्स एंड सोसाइटल गोल्स जो हैं, कि मतलब तुम्हारे गोल्स क्या थे और आप अभी क्या कर रहे हैं, उसके बीच का एक ये, तो एक तरह से आपके परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहा है कि कोई देश कितना ज़्यादा सजग है क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो ये बेसिक एक इसका आइडिया आप रखिएगा, ज़्यादा इसमें खूब अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ध्यान रखना कि UNFCCC क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, इसका कनेक्शन भी है। कुछ प्रीलिम्स पॉइंटर्स मैं बताना चाहूँगा कि कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान जो है, प्रॉपर एक तरह से कोस्टल रीजन्स में उनको बेहतर करना, मैनेजमेंट करना, पॉल्यूशन और इलीगल कंस्ट्रक्शन, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखने के लिए केरला के 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं मंत्रालय ने वो किए हैं। तो आप चाहें तो स्टेट PCS वाले भी कोई लर्नर्स हैं तो इतना एटलीस्ट आप लोग याद रख सकते हैं, बाकी ज़्यादा काम का नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ये रिलीज़ कर रहा होता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग। मतलब जब कोई भी प्रोड्यूसर है, कोई भी निर्माता है, कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, तो प्लास्टिक पैकेजिंग को लेकर उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उससे संबंधित रिपोर्ट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने रिलीज़ करी है, ठीक है। दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क, ये बनखंडी कांगड़ा रीजन हिमाचल प्रदेश में है, स्टेट PCS का क्वेश्चन बन सकता है। एग्रीवोल्टिक फार्मिंग क्या होती है, तो सोलर पैनल्स के अंदर वाली जगह, तो अब सोलर पार्क लगा दिया आपने, सोलर पैनल के नीचे की जगह तो वेस्ट हो गई ना, तो उसमें भी क्रॉप्स लगाने की व्यवस्था को हम एग्रीवोल्टिक फार्मिंग कहते हैं। तो ग्रोइंग क्रॉप्स अंडरनीथ द सोलर पैनल्स, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने को ध्यान रखना है। डिफॉरेस्ट्रेशन, ब्राज़ील के जो सवाना एरियाज़, मतलब सवाना टाइप के ग्रासलैंड में, जिसको हम सेरेडोस भी कहते हैं, वो कंपैरेटिवली डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, ठीक है। और सी बकथॉर्न ये एक ऐसा पौधा है, पेड़ है, जो लद्दाख वगैरह के रीजन में भी देखा जाता है, लद्दाख गोल्ड कहते हैं, और इसे GI टैग भी मिला हुआ है। ये महत्वपूर्ण है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है। तो सी बकथॉर्न कोई एक सांप नहीं है, बटरफ्लाई नहीं है, पेड़ पौधा है, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो ये कुछ काम की चीज़ें। प्लेसेस इन न्यूज़ में मैं चाहूँगा इंडोनेशिया में जाएँ आप। इंडोनेशिया में इधर फ्लोरेस सागर के नीचे लेवोटॉपी लकी करके एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था। तो वैसे ज़्यादा काम का नहीं, बट थोड़ा ध्यान रख सकते हो आप, रखना चाहो तो, ठीक है। और बाकी सब्सक्रिप्शन का मैंने बता ही दिया, आप पूरी तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी पर। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको, हर एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपको मिलते हैं यहाँ पर।
प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन, अनलिमिटेड एक्सेस टू बैचेस, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल्स, प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज, 1-to-1 मेंटरशिप, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के साथ आप लोग ले सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।